हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल का पार्ट 12 और पार्ट नंबर 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हम लोग 11 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और 11 पार्ट से जो रिलेटेड थ्योरी थी और उसके साथ जो न्यूमेरिकल थे वो दोनों को मिलाकर डिस्कस किया जा चुका है और उसकी पीडीएफ आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। और आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे डायग्राम के अच्छे से। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। इनमें खासकर पिछली परीक्षा जो हुई थी उसमें न्यूमेरिकल मेंस में रख दिया गया था दूसरे पेपर में, तो ऐसा ना हो कि फिर आप रह जाएं, ठीक है। क्योंकि पहले पेपर में उन्हें ज्यादा बढ़ा के स्टूडेंट लेने होते हैं, तो दूसरे पेपर में वो निकालते हैं, फिर वो आप बाद में निकल जाओ, ऐसा ना हो। तो इसीलिए हमें नंबर थोड़े बढ़ाने हैं और ये साइंस का लेक्चर सफिशिएंट होगा, आप अच्छे से कवर कीजिएगा। कोई समस्या नहीं, किसी को क्वेश्चन पूछना हो और पूछ सकते हो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। साथ ही साथ और एक बच्चे का मुझे क्वेश्चन बताना था, जिस बच्चे ने साइंस का दिया है उसका मैं जल्दी ही जवाब दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की वजह से कभी कभार थोड़ा जल्दी ना किया करें, वो क्वेश्चन आपके जरूर आंसर कर दिए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें भी टाइम देना होता है क्योंकि सारी चीजें तैयार करके फिर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। एक चीज और ये लेक्चर का जो टाइमिंग है वो आपका 8 पीएम है। पहले इसका 6 पीएम था, अब ये 8 पीएम कर दिया गया है। साथ ही साथ 11 एएम का एक लेक्चर हम आपको और सजेशन करेंगे, जिसमें ये मैथ्स का लेक्चर है और इसका नाम जो रखा हुआ है वो सुपर टेट मैथ्स रखा हुआ है, ठीक है। सुपर टेट मैथ्स के नाम से। लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए भी ये सफिशिएंट लेक्चर होगा, बहुत ही अच्छे से तैयार किया जाता है और एक कॉन्सेप्ट को लेकर और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी जवाब हैं, वो सारे के सारे उसमें डिस्कस कर लिए जाते हैं। तो वहां से जरूर देखना। जिन लोगों को मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता है, मेरा यकीन है कि वहां से आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से और चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो कुछ डिफिनेशंस है, फिर आपको डायग्राम से प्रूव कराएंगे। कुछ डिफिनेशंस है जो आपको जान लेनी चाहिए, आप पढ़ लेना, इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका पीडीएफ हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, या हो सकता है इसका पीडीएफ हम इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दें। डिस्क्रिप्शन जो होता है अपना नीचे वहां पर, उसमें हम दे सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है। जैसे हम एक ले लेते हैं और ये तल कैसे भी हो सकता है, ऊपर का भी तल हो सकता है, नीचे भी तल हो सकता है। अगर यहाँ पर पॉलिश करते हो तो जो जो आपका तल हो जाएगा परावर्तक तल, ये ऊपर वाला हो जाएगा। तो सेम, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई, जैसे इस माध्यम से चलती हुई और चमकदार तल पर, ये है मेरा चमकदार तल ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला खुरदरा है, ठीक। चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल तो वह तल से टकराकर, इससे टकराकर और इसी माध्यम से वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बड़ी सिंपल सी बात है, या यूं सिंपल से कह सकते हैं, प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम से लौटना प्रकाश का परावर्तन होता है। बिल्कुल सिंपल बात है। अभी इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, तो चलिए इसको डायग्राम से समझ लें। डायग्राम समझना कि प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होती है वह तल परावर्तक होता है। जैसे अब की बार मैंने यहाँ पर ऊपर का तल खुरदरा कर दिया है और इसमें किसकी पेंट होती है और यहाँ पर क्या होता है, अभी आपको आगे चल के समझ आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला तल मैंने चिकना यानी कि पॉलिश द्वारा, ठीक है, कर दिया है मैंने। तो परावर्तक तल, ये जो नीचे है इसको हम लोग परावर्तक तल कहेंगे। तल से टकराकर आने वाली किरण आपतित किरण है, ये आपतित किरण होती है और उसी माध्यम पे लौटकर वापस जाने वाली जो किरण है वो आपकी हो जाएगी परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो ये बीच में जो खींचा जाता है इसको हम लोग लंब कहते हैं। ये जो बीच में लंब है इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने ए ओ ये आपतित किरण है और ओ बी ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये वाला जो ओ एन है ये अभिलंब है और ये तीनों जिस तल में स्थित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आपतन तल। क्या कहते हैं, उसको हम लोग आपतन तल कहते हैं। ऐसा यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। और भी हम लोग यहाँ से इसके जो रूल है, इसके जो नियम है, वो दो नियम यहाँ पर हमारे सामने निकल के आए हैं। एक तो आया है ये वाला कोण और एक ये वाला कोण आया है, तो ये अभिलंब है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपसे कहा जाएगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण यानी कि कोण आई, इंसिडेंट रेज बोलते हैं इसको, और इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। तो ये कोण आर,
यानी कि अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच और अभिलंब और आपतित कोण के बीच का कोण ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट नियम निकल के यहां से आया। और एक आया कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हो एक ही तल में होते हैं, और इस तल का जो नाम होता है वो होता है आपतन तल। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? आपतन तल होता है। ठीक है, ये चीज अभी हम लोग समझ लेते हैं यहां से। ये नियम हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्रथम नियम है कि तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ले सकते हैं कारण ये हमने अभिलंब ले लिया तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। कैसे भी करके ले सकते हैं, जैसे हमने ये एक तल ले लिया और ये इस तल पर किरण टकराई, आपतित किरण टकराई और ये परावर्तित हो गई, तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी। ये बीच में अभिलंब होता है, तो ये वाला कोण कोण आई और कोण आर ये दोनों बराबर होते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं। ये इन्होंने पहले नियम में बताया हमको। दूसरा नियम है कि आपतित किरण यानी कि ये वाली आपतित किरण और अभिलंब यानी कि ये वाला अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, और इस तल को हम लोग आपतन तल कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। साथ ही साथ बने रहिएगा, आप भी पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, अच्छे से तैयार करना। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल लगेंगे वो पहले तो यहाँ पर थ्योरी होगी, थ्योरी के बाद में जो वहां पर फार्मूला बनेगा और फिर फार्मूले से फिर हम लोग न्यूमेरिकल वहां पर करेंगे। ठीक, तो दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। देखो अभी यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो पेंट था जैसे ये वाला ऐसे करके, तो ये क्या होता है, ये किसकी पेंट की जाती है? तो ध्यान रखना, ये जो है पारे की कलाई, पारा जिसको हम लोग HG बोलते हैं। ठीक है, इसका होता है सिनेबार, इसका एच को क्या होता है? सिनेबार, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं ऐसे करके। और एक चीज यहाँ से और क्वेश्चन बता दें कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे पे तैरती है, क्यों? घनत्व के कारण। चलिए छोड़िए, यहाँ पर हम लोग ऐसा करके इस वाले भाग को, इस पे किसकी पेंट की जाती है? इसकी पेंट की जाती है कलाई। किसकी कलाई? पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड की पेंट की जाती है। और यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता दें कि आपके घर में जो दर्पण रखा हुआ है जिसमें हम लोग बाल खींचते हैं, छोटा सा होगा, 5, 10, 15, 20, 500, 1000 जो भी होगा, उसको फोड़ के देखना, पीछे से यहाँ पर पेंट की गई होगी पारे की कलाई और लाल ऑक्साइड का पेंट हुआ होगा। ठीक है, दर्पण कोई भी हो, ठीक, पिंड होता है। दूसरा तल परावर्तक तल कहलाता है। भाई एक तल में तो पिंड हो गया, अब ये वाला जो तल है ये परावर्तक तल है। अगर ये परावर्तक तल ना होता तो यहाँ पर जो हमने जो देखा शीशे में, और शीशे में देख के जो किरणें वापस हमारी आंखों में आई हैं, वो हमारा परावर्तन है। परावर्तन के कारण हम लोग देख पाते हैं, नहीं तो फिर अगर जो हम लोग देखें अगर वो चीज वापस ही ना आई हमारे पास, जैसे हमने किसी को देखा वो चीज किरण हमारे पास वापस लौट के ना आई, वो तो सीधे चली जाएगी, वापस नहीं आएगी ना। तो परावर्तन के कारण गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण कौन है और कौन उत्तल दर्पण है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन तो नहीं देख पा रहे होंगे आप कैसे मैं हाथ चला रहा हूं, लेकिन आप मेरा ये भी नहीं देख पा रहे कि मेरा मुंह कैसे चल रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। मेरा पेन आप देख रहे हैं और साथ ही साथ ये जो लिखा हुआ है इसको भी पढ़ते चलिए और हमारी जो आवाज है इसको भी सुनते चलिए। ठीक, तो देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, ये हम आपके सामने है अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। तो देखो अवतल दर्पण का जो मेन हिस्सा है वो क्या है, ये वाला जो तल हो गया, इसमें तो पारे की कलाई और लाल ऑक्साइड यानी कि लाल ऑक्साइड की पेंट हो गई। ठीक है, अब ये अंदर वाला जो तल बचा ये आएगा परावर्तक तल, यानी कि यहाँ पर किरण टकराएगी और वापस चली जाएगी, तो इसका भीतरी जो तल होता है वो परावर्तक तल होता है। क्या होता है? परावर्तक तल होता है। यानी कि परावर्तन जो होता है वो कहाँ से होता है? भीतरी वाले यानी दबे हुए तल से होता है, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होगा वो बाहरी तल से होगा, और इसमें परावर्तन जो हो रहा है वो भीतरी तल से हो रहा है। और उत्तल दर्पण में कहां से होगा? बाहरी तल में होगा, और फिर भीतरी तल में यहाँ पर पॉलिश की जाएगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर समझ पाए। चलिए जैसे हमने उत्तल दर्पण का भी हम लोग दिखाते हैं आपसे, ये पूरा गोला जो है काम का नहीं है, ये तो गोले से काटा गया जाता है। गोले से गोलीय दर्पण कौन से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से काटा गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है, तो यहां से आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर पॉलिश की गई है। ये देखो लिखा हुआ है कलई,
किया गया तल, ये कलई किया गया तल है, ठीक। और ये परावर्तक तल है, यानी कि ये बाहरी वाला जो है ये परावर्तक तल है उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में परावर्तक तल कौन सा होता है, वो परावर्तक जो तल होता है अवतल दर्पण में भीतरी वाला होता है। तो यहीं से अभी हम लोग बहुत सारे चीजें यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, अवतल दर्पण की यूज सीखेंगे, उत्तल दर्पण की यूज सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन थ्योरी में बनते हैं वो चीज समझ सीखेंगे। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा ये सी क्या है और ये पी क्या है और फिर एफ क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप ये चीज पहले समझिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मेन डिफरेंस क्या है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों हम आपको बता देते हैं। देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक तल बाहरी होता है, और अवतल दर्पण में परावर्तक तल क्या होता है, भीतरी होता है, ठीक है। ऐसे करके पूछ सकते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ भाग होता है वो हमारा परावर्तक तल कहलाता है, ठीक है, यानी कि जहां से परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण में जस्ट अंदर होता है, ठीक। ये चीजें दोनों कॉमन से डिफरेंस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण के हम लोग उपयोग समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। यहां से बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक से कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन यहां से हमारा जो निकल गया, यहां से ये निकल आया कि दर्पण की दाढ़ी बनाने के काम कौन आता है। तो दर्पण की जो सॉरी दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है, कौन सा, अवतल दर्पण। यानी कि दाढ़ी बनाने का जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण। यानी कि आपसे यूं पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि सेविंग मिरर कौन सा है, सेविंग मिरर, तो हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। यानी कि दाढ़ी बनाने वाला शीशा कौन सा है, तो वो दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन निकल के आया, बाकी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप देख लेना। डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, कले इत्यादि में डालते हैं। इससे अंग भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। वो तो ठीक है, तभी तो डालते हैं, क्योंकि भली भांति प्रकाशित करना है, तभी हम लोग डॉक्टर डालेंगे। लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से ऐसे बनेगा कि डेंटिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आपको फिर राइट आंसर करना पड़ेगा अवतल दर्पण का डेंटिस्ट प्रयोग करते हैं। डेंटिस्ट यानी कि दांतों वाले, आंख वाले, जो अंदर शीशा डाल देते हैं जिससे कि जो पुर्जे हमारे अंदर हैं वो भली भांति दिखने लगते हैं, तो डेंटिस्ट आपसे यूज प्रयोग किया जाता है, यानी कि डॉक्टर प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर का नाम लिया जाता है कि डॉक्टर किस शीशे का प्रयोग करते हैं। तो फिर अपना राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण देखो नेक्स्ट यूज क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, जिससे प्रकाश दर्पण से होकर अभिसारी हो जाता है। कौन सा, कैसा हो जाता है, अभिसारी, और क्षेत्र को अधिक पहुंचाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण होता है। यानी कि यहां से ये चीज समझ लीजिए कि अभिसारी हो जाता है, मतलब क्या है, अवतल दर्पण कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। यहां से ये भी आपको समझते रहना है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। अब यहाँ से देखो टेबल लैंपों में, तो यानी कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब टेबल पर एक लैंप लगते हैं, जैसे लाइट नहीं रहता है, तो जो लैंप होती है, अब तो नहीं होती है ज्यादातर, अब तो इन्वर्टर लगे हुए हैं, उसको कोई टेंशन, लेकिन होती थी। तो टेबल लैंपों में जो शैडो होती थी वो कैसे फैल जाती थी, कैसे इधर उधर प्रकाश फैल जाता था, वो अवतल दर्पण का काम था। किसका काम था, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी सी चीज को बड़ा कर देता है, यानी कि चीजों को फैला देता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, बड़ी सी चीज को छोटा करके अपने शीशे में दिखा देता है, ठीक है। ये चीजें हैं, अभी हम लोग समझेंगे। तो टेबल लैंप में किसका प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं हम लोग किसका, अवतल दर्पण का। लेकिन यही चीज अगर पूछ जाए, जो खंबे लगे होते हैं और बाजारों में खंभों पर जो, या गलियों में जो खंबे पर लाइट लगी होती है, उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो फिर वो होता है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ये चीज आप समझते रहना है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। उत्तल दर्पण क्या कर रहा है और अवतल दर्पण क्या कर रहा है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजन, सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती है। तो यहाँ से मैं इतनी थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, वो ये है कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, तो फिर अवतल दर्पण से प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण से आपके कितने यहाँ से क्वेश्चन निकल के आए जो डायरेक्ट वाले हैं। एक तो ये कि दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। एक ये कि डेंटिस्ट कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। और ये एक है टेबल टेनिस, यानी कि टेबल लैंप जो है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। एक क्वेश्चन यहां से निकल के आया कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट होती हैं कुछ आपने देखी होगी, टॉर्च वगैरह सर्च लाइट होती हैं, जैसे उसको किसी जो है निकुली चीज में, या मतलब जैसे कहीं एक छोटी सी साँक है और इसके अंदर डाल दिया, तो टॉर्च ऐसी होती हैं जो सर्च लाइट का काम करती हैं। आपने देखी हो ना देखी हो, लेकिन होती हैं, आप यूँ सर्च भी कर सकते हो सर्च लाइट क्या होती है। तो सर्च लाइट में जो प्रयोग होता है वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है।
देखो कहाँ पर जो मार्केट में और जो यहाँ पर लगे होते हैं खंभों पर जो बल्ब लगे होते हैं उसमें ऊपर दर्पण भी लगा होता है, ठीक है, तो उनमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे टेबल लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर प्रयोग किया जाएगा अवतल दर्पण का। और ये करता क्या है अवतल दर्पण, प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी, तो देखो वो था अभिसारी, ये लेंस कौन सा होता है, ये लेंस होता है अपसारी। तो दोनों में समझ लीजिए कि अपसारी लेंस कौन सा है, अभी आएगा। अपसारी लेंस होता है उत्तल और अभिसारी होता है अवतल, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन है बहुत अच्छे। अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है और अधिक क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है, अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवरों की सीट के पास लगा रहता है। इसमें ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्तियों और गाड़ियों के प्रतिबिंब को देख सकता है। ये उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब को आकार में छोटे तथा सीधे देखते हैं। ऐसे करके हम आपको यहाँ पर एक बनाते हैं, जैसे ये कार है और इस कार में क्या, ये साइड में एक मिरर लगा होता है और ये कार में एक छत में भी एक ऐसे करके मिरर लगा होता है, तो इससे भी हम लोग पीछे देख सकते हैं, साइड से भी पीछे का देख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा वाहन कार वगैरह, जैसे हम लोग बाइक में भी लगा होता है, कार वगैरह जो है, बहुत बड़ा ट्रक वगैरह आता है, बहुत सारी आती हैं कार, जीपे, बस, लेकिन ये सभी को अपने दर्पण में समाहित कर लेता है और उसमें दिख जाता है। यानी कि इतनी बड़ी ट्रक इस छोटे से शीशे में दिख रही है, इसका मतलब ये बहुत बड़े क्षेत्र का जो चीज को छोटा करके अपने में समाहित कर लेता है। लेकिन वो बिल्कुल जैसी है वैसी, जैसे सीधी रखता है, ये नहीं कि जैसे पीछे ट्रक आ रहा है और शीशे में जो ट्रक दिख रहा है वो उल्टा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो बिल्कुल सीधा दिखता है लेकिन छोटा दिखता है, ये काम। यानी कि बड़ी सी चीज को छोटा कौन करता है, बड़ी सी चीज को छोटा कर देता है। यहीं से बहुत सारे आप अपने आंसर कर सकते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है, बड़ी सी चीज को छोटा करना उत्तल दर्पण का काम है। लेकिन छोटी चीज को बड़ा करना ये अवतल दर्पण का काम है। इसीलिए तो डेंटिस्ट यूज करते हैं छोटी सी चीजों को, छोटे छोटे पुर्जे हमारे अंदर जो हैं वो डेंटिस्ट लेते हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का काम है कि छोटी सी चीज को बड़ा कर देना, इसीलिए तो डेंटिस्ट यूज करते हैं। अगर छोटा सा अंग दांत है, दांत के अंदर कोई कीड़ा दबा हुआ है और वो अगर वो कीड़े को और छोटा कर दे तो क्या डेंटिस्ट यूज करेंगे, नहीं, वो कीड़े को और बड़ा करके दिखाता है जिससे बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है कि आखिर इसमें समस्या क्या है। तो इसीलिए डेंटिस्ट अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का काम जो है छोटी सी चीज को बड़ा करना। क्या देखो, छोटी सी चीज को, ध्यान से देखो, छोटी सी चीज को बड़ा करना, ये किसका काम है, अवतल। और बड़ी सी चीज को छोटा करना, ये किसका काम है, उत्तल। तो देखो, उत्तल छोटा होता है, अवतल बड़ा होता है। अवतल बड़ा होता है इसका मतलब चीजों को वो बड़ा करता है, और उत्तल छोटा होता है इसका मतलब चीजों को वो छोटा कर देता है। बस यूं समझ लीजिए कि कार, बस, ट्रक अगर किसी छोटे से दर्पण में दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ी सी चीज छोटी हुई है, और बड़ी सी चीज छोटी कौन कर सकता है, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल छोटा है। छोटा बड़ा कैसे हम कह रहे हैं, अक्षर के हिसाब से। अक्षर इसमें 4 है, इसमें 3 है 4, लेकिन 3.5 कह लीजिए, वो कोई डिफरेंस नहीं। 4 इसमें है यानी कि बड़ा है, यानी कि बड़ी सी चीज कर देता है, बड़ी कर देता है। तो बड़ा जो कर दे वो फिर अवतल है, और जो छोटा कर दे वो फिर उत्तल है। तो इनमें समस्या नहीं होगी। हमें लगता है कि अब अपने कॉमन माइंड का प्रयोग करके बहुत सारे क्वेश्चनों का आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं और थ्योरी। ये कुछ डिफिनेशंस हैं गोली दर्पण से संबंधित निम्नलिखित अभी जो हम लोग यूज करेंगे, और ये देखेंगे कि वस्तु जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, कहाँ कहाँ पर बनता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हम वस्तु को सेंटर यानी कि सेंटर और यफ यानी कि फोकस दूरी के बीच में रख दें या सेंटर पर रख दें तो फिर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो वहां से पहले हम लोग यहाँ पर प्रूव कर लेंगे विद डायग्राम के, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना नहीं हो रहा है। थ्योरी भी आपकी ज्यादा पड़ जाएगी आधा घंटे में, और आधा घंटे में आपकी थ्योरी भी ज्यादा पड़ जाएगी और आपका कवर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और आप पीडीएफ भी यहाँ पर ले लेना, फिर से उसको पढ़ लेना, तो कोई समस्या नहीं होने वाली। तो कुछ डेफिनेशन है वो देख लीजिए, ये आगे चल के काम आएंगी, और आगे हम बताएंगे कि पी कहाँ पर है। तो देखो, दर्पण का ध्रुव कहां पर होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये परावर्तक तल जैसे मान लेते हैं, अब ये है, अब इसका परावर्तक तल कौन सा है, अंदर का, और अंदर का परावर्तक जिसका होता है वो अवतल होता है। तो इसके जो मध्य बिंदु में यानी कि यहां पर जो स्थित है ये पी, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र यहाँ सी होता है, वक्रता केंद्र था ध्रुव को मिलाने वाली, ये ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कैसे है, जैसे ये वाली लाइन, एक बार फिर से, ये तो ये हो गया P, यहां हो गया C, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है,
वक्रता केंद्र कहते हैं उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण का एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। ध्यान से देखें, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, तो ध्यान देखें अवतल दर्पण ऐसा होता है और इसका परावर्तक तल अंदर होता है, तो इसीलिए ये वक्रता केंद्र कहाँ होता है, सी, ये इधर को होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी की ओर होता है। जैसे उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल है वो ये है और इसके दूसरी ओर होता है, इसका मतलब सी, यहाँ पर ये परावर्तक तल होता है। उत्तल दर्पण में तो ये दूसरी ओर होता है, लेकिन अवतल दर्पण में ये उसी की ओर होता है। ठीक है, ये समझ लेना। मुख्य फोकस दूरी क्या है ये भी हम लोग समझ लेंगे। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, ठीक है, तो पश्चात गोली दर्पण, एक मिनट, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस सामान्यतः केवल फोकस लिखा जाता है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा अभी हम लोग यहाँ पर आपको दिखाएंगे विद डायग्राम के। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ पर आपको फोकस दूरी काम आ जाएगी। जो मेन चीज यहाँ से निकल आएगी वो हम बताएंगे कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि दर्पण के ध्रुव से, यानी कि ये देखो, ये दर्पण का ध्रुव यहाँ होता है पी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक यहाँ पर, यानी कि एफ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है एफ, यहाँ पर ऐसे सी होता है, तो ये एफ हो सकता है। फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। मतलब इस दोनों के बीच की दूरी को यहाँ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का फोकस दूरी बिंदु यानी कि एफ, एफ जो है ध्रुव पी, यानी कि ये वाला ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच में होता है। देखो वक्रता केंद्र C है और इसके बीच में क्या होता है, ये F होता है। ठीक है, ठीक बीच में होता है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है, यानी कि दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या R है, तो फोकस दूरी जो होगी F बराबर होगी वो R/2 होगी। ये यहाँ पर आपको काम आएगी। अतः हमें कह सकते हैं कि फोकस जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान से रखना, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 2 गुनी होती है, 4 गुनी होती है, चौथाई होती है, ऐसे करके ऑप्शन बन जाएंगे यहीं से। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, ये कुछ थ्योरी थी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे। अब हम लोग चलो मेन मुद्दे की बात करते हैं। यहां से ये भी समझ लीजिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों देख लीजिए कि पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। प्रतिबिंब, अब देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के जैसे ऐसे करके कोई वस्तु होगा, अभी हम लोग देखेंगे, वस्तु के किसी बिंदु से, यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु हो जाएगी ऐसे करके, यहाँ पर F होता है, ये P होता है और यहाँ पर C हो जाता है। तो वस्तु के किसी बिंदु से 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर, यहाँ से कोई 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर कहीं पर मिलेंगी जाके, पश्चात परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलकर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं के प्रतिबिंबों को मिलाने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारी किरणें परावर्तित होकर आती हैं, तो वो फिर पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। और ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। एग्जाम में यहाँ से आपसे कोई भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, अभिसारी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, यहां से आप पढ़ लेना। यहां से इतना भी कोई विशेष खासकर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। यहां से बस आपसे ये समझ लेना अभिसारी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, ये चीज हम लोग समझेंगे और विद डायग्राम के समझेंगे। अभी हम लोग डायग्राम दिखाएंगे और वहां से हम लोग ये चीजें प्रूव कर लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कैसे और अभिसारी प्रतिबिंब बनेगा कैसे। ये जो है डेफिनेशन आप पढ़ लेना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब है मेन चीज, यहां पर देख लीजिए। देखिए, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि जो गोली दर्पण कैसे होते हैं, 2 प्रकार के, एक अवतल एक उत्तल। यानी कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक ही साथ जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि जो प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे हमारा भी प्रतिबिंब बनता है, शीशे में बनता है, तो गोली दर्पण में जब, पहला केस समझिएगा, गोली दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि कौन सा मुख्य अक्ष होता है, ये वाला मुख्य अक्ष होता है, और यहाँ पर ये वाला मुख्य अक्ष, ये पूरी सीधी लाइन ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ऐसे प्रकाश, ये देखो
प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये देखो आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है, तो ये आपतित होती है, देखो आपतित होती है, तो वह परावर्तित होकर, ये परावर्तित होकर, देखो यहाँ ये परावर्तित होकर मुख्य फोकस अवतल दर्पण से होकर जाती है, यानी कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो ये मुख्य फोकस कहाँ है, ये है, ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है अवतल दर्पण में। जब ये सीधे किसके समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर ये टकराएगी और ये वापस जब जाएगी तो ये फोकस, मुख्य फोकस दूरी में होकर जाएगी। लेकिन अगर ये उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी तो इधर है, तो ये इधर, ये अवतल, ये इसका जो परावर्तक तल ये तो बाहर है, तो इसके अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये वापस इधर जाएगी, लेकिन ये फोकस दूरी के सामने आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है, या मुख्य फोकस से होकर आती हुई उत्तल दर्पण में प्रतीत होगी। देखो उत्तल दर्पण में यफ तो यहाँ इधर तो है नहीं कि यफ तो इधर है, तो लेकिन इसके सामने ही प्रतीत होगी, ये चीज यहाँ पर इन्होंने बताई है। जिन्होंने साइंस पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समस्या होगी इस बार यहाँ से, ठीक है, लेकिन जो लोग हाई स्कूल इंटर में अच्छे से पढ़ के आए हैं उन्हें यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। जो लोग पढ़ के नहीं आए, धीरे धीरे कोशिश करना, एक बार में चीजें नहीं आती हैं यकीनन बताएं, तो ये नहीं है कि जैसे आपने पढ़ा नहीं है कभी तो फिर कभी आएगा नहीं, आएगा, लेकिन बहुत ही आस्ते से पढ़िएगा, ठीक है, आएगा बिल्कुल समझ में, ठीक है। तो देखिए ये पहला केस आपने समझ लिया। दूसरी बात समझिए, दूसरा पॉइंट, जब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, जब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में आपतित होती है, तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तित होकर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान से देखें, जब कह रहा है कि जब मुख्य फोकस से होकर, यानी कि जब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण और बिंदु की ओर और उत्तल दर्पण में बिंदु को जाने वाली आपतित होती है, तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। पहले दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट समझिए, जब वक्रता केंद्र से होकर, ये देखो ये वाला वक्रता केंद्र से होकर, ये पॉइंट समझिए, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, ये देखो अवतल दर्पण है, इधर इसका प्रकाश जो परावर्तक तल होता है वो अंदर होता है, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में, देखो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रतीत होगा, यहाँ पर ये डेड डैश है तो यह प्रतीत होगा, ठीक है, किरण की दर्पण प्रति आपतित होती है, तब वह परावर्तित होकर अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। तो ये पॉइंट समझिए, अगर यहाँ पर कोई किरण जो है वक्रता केंद्र पर से आई है, यानी कि सी पर से आई है, और सी पर से जब ये परावर्तित होकर वापस जाएगी तो ये सी के जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में जाएगी, उसी रास्ते से जाएगी, ये सी का नियम है, ठीक है, ये चीज समझ गया। और दूसरा नियम, पहला नियम आप दोनों समझ गए, ठीक। अब यहां से समझिएगा, यहां से हम लोग समझते हैं कि यहां पर आपको पता चलेगा, ये मेन पॉइंट है, अवतल दर्पण के सम्मुख निम्नलिखित स्थितियों में से रखी वस्तु के दर्पण बने प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार एवं प्रकृति, किरण के आरेख जो हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले जो हम रखेंगे वस्तु को, वो ध्रुव व फोकस दूरी के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ध्रुव व फोकस दूरी के बीच में। तो पहले जो हम लोग रखेंगे वस्तु को, वो ध्रुव व फोकस के बीच में रखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कंडीशनें। देखो वस्तु अनंत पर पहले हमने रख ली है, यहाँ पर पहले तो वस्तु हम लोग अनंत पर रख लेते हैं। देखो अब ये देखो, अब ये दर्पण कौन सा है, सबसे पहले तो ये दर्पण कौन सा है ये चीज समझो, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसे पता चला, पता इस तरीके से हमको चला कि इसमें जो ये पॉलिश हुई है बाहर से हुई है, और अंदर जो है ये परावर्तक तल है। अंदर अगर परावर्तक तल होता है भीतरी, यानी कि दबा हुआ, तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए इसमें जो वस्तु हमने रखी है वो अनंत पर रखी है। देखो कैसे पता चला, ये ओ डैश ये एक वस्तु है, और ये कहाँ रखी है, इनफाइनाइट पर रखी है, अनंत पर रखती है, ठीक है। और ये आपका वस्तु का ध्रुव हो गया, यानी कि जिसको लोग पोल बोलते हैं, पी से डिनोट कर लिया है। और ये आपका एफ हो गया, फोकस दूरी हो गया, ये सेंटर हो गया जिसको लोग सी वक्रता केंद्र बोलते हैं, यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट हो गया, ठीक। अब देखो वह क्या है, वस्तु ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी पर है। देखो ये दर्पण है और इससे ये अनंत दूरी पर है, ठीक। ओ डैश से आने वाली किरणें आपस में समांतर होती हैं। कहाँ, ओ डैश से आने वाली किरणें आपस में समांतर होंगी, ठीक है। ओ डैश से आने वाली किरणें आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक, तो ये क्या है, ओ डैश इनफाइनाइट पर एक वस्तु है, और इसके समांतर ये, यानी कि ओ डैश से ये जोड़ने वाली रेखा है,
ये समांतर होंगी। देखो ओडेस से आने वाली किरण आपस में समांतर होंगी, तो देखो ये किरण जो जा रही है ये समांतर है, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे जो ब्लैक से हम कर रहे हैं, रेड से कर दे रहे हैं, ये देखो ब्लैक, ये समांतर है, ठीक है। वहीं से एक किरण, वहीं से एक किरण ये क्या हो गई, ये एफ यानी कि मुख्य फोकस से गुजर गई, और ये मुख्य फोकस से गुजरने के बाद में ये परावर्तक तल से टकराई, और परावर्तक टकराने से ये पलटकर मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगी। ये देखो एफ से टकराई और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगी, ऐसे करके। यही रूल हमने आपको पीछे सिखाए हैं 3, देखो दिखा देते हैं। ये देखिए यहां पर ये हमने बताया, इसका डायग्राम यहां पर बना नहीं था इसलिए यहां पर नहीं बता पाए। जब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा मुख्य बिंदु की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में आपतित होती है, तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये चीज ऐसा यहां पर इन्होंने बताया। ठीक ऐसा ही हो रहा है कि अगर ये वस्तु एक किरण यहां से गई मुख्य फोकस दूरी से, और ये टकराकर जब यहां टकराई तो परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगी। मुख्य अक्ष यहां पर कौन सा है, मुख्य अक्ष हम बताएं ये वाला, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगी। ये देखो समांतर का मतलब समझ लीजिए कि समांतर उसको कहते हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, कांस्टेंट रहे, कभी बदले ना, और ये कभी रेखाएं आपस में मिलती नहीं, समांतर रेखाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं है, तो ये समांतर जाने लगी। और फिर क्या हुआ, परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर होती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गई, यानी कि जो दूसरी किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर गई, उसमें क्या होने लगा, उसमें क्या होगा, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। ये भी रूल नंबर हमने 3rd में वहां पर आपको सिखाया कि अगर कोई किरण जो है वक्रता केंद्र यानी कि ये सी से होकर जाएगी और ये टकराकर उसी माध्यम में लौट आएगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो ऐसे बना हुआ है इसका मतलब ये इधर को जा रही है, और ये जो ऐसे बना हुआ है इसका मतलब ये इधर को जा रही है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये उधर को जा रही है और ये वापस आ गई तो उसी माध्यम में वापस आई, और ये उधर से ऐसे वापस जा रही थी और ये इधर से ऐसे वापस जा रही थी, और जो ये दोनों मिली जाके ये आई डैश पर मिली जाके, कहां पर, आई डैश पर टकराई जाके, आई डैश पर, ठीक है। और आई डैश पर ये जब टकराई तो ये आई डैश जो प्रतिबिंब बना ये ओ डैश का प्रतिबिंब था, आई डैश का ओ डैश का प्रतिबिंब था। ये ओ डैश जो है ये आई डैश का प्रतिबिंब है, ठीक है। यानी कि ये आई डैश जो है ओ डैश का प्रतिबिंब है, जैसा कि यहां पर थ्योरी में लिखा हुआ है। आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है जैसा कि था प्रतिबिंब, लेकिन ये प्रतिबिंब है कैसा, यहां से ध्यान से देखिए। यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में स्थित है, वो अलग की बात है, फोकस तल में स्थित रहने दो, लेकिन काम की बात देखो, यह वास्तविक है। यानी कि जैसा प्रतिबिंब है ये वैसा ही है। जैसे अगर इसकी यहाँ पर 2 कान होंगे तो इस प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनेगा इसके भी 2 ही कान होंगे, यानी कि बिल्कुल वास्तविक है। उल्टा है, आप देख रहे होंगे तो ये पूरा सीधा था, ओ डैश था, ऐसे सीधा था, लेकिन जब ये बना तो ये उल्टा बना, ऐसे करके ये आई डैश बन गया। यानी कि अगर ये आई डैश ऊपर रहता तो हम ये कहते कि उल्टा नहीं है सीधा है, लेकिन ये तो उल्टा बन गया है, वास्तविक और उल्टा है, लेकिन ये वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु है इनफाइनाइट पर, और ये वस्तु से जो ये प्रतिबिंब बना, ये वाला प्रतिबिंब बना है, ये क्या है, उल्टा। जैसे एरो बना आपको दिख रहा होगा नीचे की ओर, तो ये छोटा सा एरो ये बता रहा है कि वस्तु ये है और ये वस्तु से बहुत छोटा है, और ये वस्तु से कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है और वास्तविक है, साथ ही साथ में वस्तु से छोटा है और उल्टा भी है। अब सवाल कैसे आपसे यहाँ से बन सकते हैं, मेंस में सवाल बन सकता है, आपके जो पहला पेपर निकाल के दूसरे पेपर में जा सकते हैं वहां से सवाल बन सकता है। आपसे ऐसे बनेगा कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में, अगर वस्तु को हम इनफाइनाइट पर रख देंगे तो वस्तु का जो दर्पण है, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। तो ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ ओ डैश जो है ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना जाके ये आई डैश बना है, ये कैसा प्रतिबिंब बना है बताओ। ये जो प्रतिबिंब बना है ये वस्तु से वास्तविक है, यानी कि प्रतिबिंब जैसा ओ डैश वैसा ही बना है, आई डैश वास्तविक है, लेकिन ये उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा है। बस ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको यहाँ पर समझाई, और ऐसे ही मैंने 5 से 6 पॉइंट हैं कि वस्तु अगर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आएगी वस्तु, फिर सी पर आएगी, फिर यहाँ इन दोनों के बीच में आएगी, फिर एफ पर आएगी, फिर एफ और इन दोनों के बीच में आएगी। तब तक आते आते आपको ये समझ में चल जाएगा कि वास्तविक क्या है, उल्टा क्या है, और छोटा क्या होता है, आभासी क्या ऐसा बनेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो एक चीज समझो पहले, यहाँ पर टाइम को भी देखो। टाइम जो हो गया आपका 35 मिनट, लेक्चर होता है आपका 30 मिनट्स का। हम आपसे आज के लिए माफी चाहते हैं, और इसके आगे जो 5 से 6 पॉइंट हैं, 5 से 6 पॉइंट हैं इसके, वो हम कल आपको समझाएंगे। वस्तु को रख के समझाएंगे कि अगर ओ डैश जो वस्तु है ये
ओ ओ डैश जो वस्तु है अगर ये इन दोनों के बीच में रखेंगे तो कैसे होगी और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, पूरा यहाँ पर प्रैक्टिकल और विजुलाइज होकर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए आपको माफी चाहते हैं, टाइम ओवर हो गया, थोड़ा सा हमें यहाँ पर समय की पाबंदी है, इसके लिए हम आपको यहाँ पर बस 30 मिनट का लेक्चर, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। और एक चीज़ और भी है, अगर हम 40-45 मिनट बढ़ा भी देते हैं तो यहाँ पर कवर नहीं हो जाएगा, पूरा 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा डेली हम आपको नहीं दे सकते हैं, प्रोवाइड नहीं करा पाते, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, क्योंकि जो ये पूरा तैयार करते हैं इसको तैयार करने में भी 2 से 2 घंटे लगभग चला जाता है। ठीक है, ये मैटर जो तैयार होता है, तो इसीलिए थोड़ा हम आपसे चाहें। और अच्छा लगा हो लेक्चर आज का तो आप हमें लाइक जरूर करें, कमेंट बताएं और शेयर जरूर करना। हम लोग काफ़ी पार्टिसिपेट बन जाएंगे, पार्टिसिपेटर हो जाएंगे, तो हम उनके साथ कंपटीशन कर लेंगे, जिससे कि हमारा यहीं पे कंपटीशन होता रहेगा और साथ ही साथ जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो फिर वो चीज़ आपको सामने दिखने लगेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, 6 से पॉइंट हैं, वो चीज़ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू, हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतने प्यार के लिए।